नरेंद्र मोदी के 100 विरोधी हैं। प्रधानमंत्री के इतने दुश्मन कैसे बने? क्या करप्शन खत्म करना मोदी के शासन का सबसे बड़ा टास्क रहा? 7 साल पहले मोदी ने एक भीष्म प्रतिज्ञा ली थी, न खाऊंगा न खाने दूंगा। तब इस सौगंध को सच करना नामुमकिन से कम नहीं लगता था। मोदी को करप्शन वाले सिस्टम की लेगेसी मिली थी, जिसमें रत्ती भर का बदलाव करना भी बहुत मुश्किल था। चौकीदार मोदी का डायलॉग भर नहीं था। इसे समझना हो तो मोदी शासन के 20 साल को देखना होगा। गुजरात से लेकर दिल्ली तक नरेंद्र मोदी ने जो कहा वो कैसे किया। करप्शन फ्री इंडिया के मोदी मॉडल की एक एक डिटेल इस रिपोर्ट में है। भाइयों बहनों, मैंने बिड़ा उठाया है और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। न खाऊंगा न खाने दूंगा। 7 साल पहले इन 5 शब्दों ने चुनाव की हवा बदल दी थी। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम की ऐसी लहर उठी कि 4 पीढ़ियों से सत्ता में जमी जमाई कांग्रेस का दबदबा खत्म हो गया। न खाऊंगा न खाने दूंगा। क्या नरेंद्र मोदी ने 5 शब्दों वाली वो कसम यूं ही खा ली थी, या उनके दिमाग में भ्रष्टाचार मिटाने का कोई ठोस प्लान था? चलिए सबसे पहले प्री मोदी और पोस्ट मोदी के दौर को कंपेयर करते हैं। कांग्रेस के एक प्रधानमंत्री ने भरी संसद में खड़े होकर कहा था कि दिल्ली से पैसा चलता है तो घिसता है, दिल्ली से 1 रुपया निकलता है तो गांव के गरीब किसान और मजदूर तक पहुंचते पहुंचते 15 पैसे रह जाता है। यानी कांग्रेस के राज में 100 पैसे में से 85 पैसे बिचौलिए खा जाते थे। मगर आज नरेंद्र मोदी जितनी रकम भेजते हैं वो पूरा का पूरा गरीब के पास पहुंचता है। 100 पैसे में से 100 पैसा जरूरतमंद को मिलता है। सबसे बड़ी बात यह कि प्रधानमंत्री का भेजा हुआ अमाउंट सीधे बैंक खाते में जमा होता है। करप्शन का सबसे ज्यादा प्रभाव, सबसे ज्यादा नुकसान अगर कोई उठाता है तो वो देश का गरीब ही उठाता है। ईमानदार व्यक्ति को परेशानी आती है। आपने देखा है कि दशकों से हमारे यहां जो स्थितियां बनी हुई थी उसमें गरीब को उसके हक का नहीं मिलता था। पहले की परिस्थितियां कुछ और थी, पर अब आप देख रहे हैं कि डीबीटी के माध्यम से गरीबों की मिलने वाला लाभ 100% गरीबों तक सीधे पहुंच रहा है, उनके बैंक खाते में पहुंच रहा है। अकेले डीबीटी की वजह से 1,70,000 करोड़ रुपए से ज्यादा गलत हाथों में जाने से बच रहे हैं। आज ये वर्ग के साथ कहा जा सकता है और हम गर्व के साथ कहा जा सकता है कि हजारों करोड़ के घोटालों वाले उस दौर को देश पीछे छोड़ चुका है। मोदी का डीबीटी यानी नो लीकेज, नो मीडिएटर, नो दलाल, नो बिचौलिया। मोदी से पहले दलाली देश का सबसे बड़ा रोजगार था। 90 के दशक में मोदी कई साल तक दिल्ली में रहे थे, इसलिए उनको मालूम था कि देश में 2 तरह के दलाल हैं, एक दिल्ली के दलाल और दूसरे डिलीवरी के दलाल। दिल्ली के दलाल सत्ता के करीब रहने वाले बिचौलिए थे और डिलीवरी के दलाल शहर शहर गांव गांव तक फैले हुए थे। सरकारी खरीद में दलाली, रक्षा सौदों में दलाली, ठेका देने में दलाली, लाइसेंस देने में दलाली, सब्सिडी बांटने में दलाली, खाद बेचने में दलाली, राशन बांटने में दलाली, केरोसिन और चीनी में दलाली, फसल खरीदने में दलाली, सरकारी काम कराने में दलाली, नौकरी दिलाने में दलाली, एडमिशन कराने में दलाली। ये सब मोदी के प्रधानमंत्री बनने के पहले की बातें हैं
मोदी ने जब दिल्ली संभाली तो सीबीआई और ईडी के दफ्तरों में 2G घोटाले की फाइल, कॉमनवेल्थ घोटाले की फाइल, मनरेगा घोटाले की फाइल, हेलीकॉप्टर खरीद घोटाले की फाइल और एयरसेल मैक्सिस घोटाले की फाइल मोटी हो रही थी। विकास तो करना है, लेकिन मैं अनुभव से कहता हूं, इस देश को आगे बढ़ने के लिए पैसों की कमी नहीं है। इस देश को आगे बढ़ने के लिए हिंदुस्तान के नागरिकों के पसीने में भी कोई खोट नहीं है, पुरुषार्थ में भी खोट नहीं है, पैसों में भी खोट नहीं है। उसके बाद भी हमारा देश वहीं का वहीं कहां ठप हो गया है, और उसका एक महत्वपूर्ण कारण है भ्रष्टाचार ने हमें तबाह करके रखा हुआ है। पिछले 7 साल में नरेंद्र मोदी ने सारे दलालों की छुट्टी कर दी है, बिचौलियों को बेरोजगार बना दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री ने डिलीवरी में कोई कटौती नहीं की। प्रधानमंत्री को रिमोट का बटन दबाकर करोड़ों किसानों और मजदूरों के खाते में एक साथ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर करते हुए आपने कई बार देखा होगा। जब कोरोना आया तब भी मोदी ने गरीबों और महिलाओं के खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया। आज जो बहुत इजी लगता है, जो काम बहुत सिंपल लगता है, वो मोदी से पहले नामुमकिन लगता था। आज हम यहां तक इसलिए पहुंचे हैं क्योंकि देश ने जनधन खातों को खोलने, उन्हें मोबाइल और आधार से जोड़ने और जैम जैसी व्यवस्था के लिए वर्षों मेहनत की है। जब जैम को शुरू किया गया था तब बहुत से लोग इसके महत्व को नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन इसकी अहमियत को हमने लॉकडाउन के समय देखा, जब दुनिया के बड़े बड़े देश परेशान थे कि लॉकडाउन में कैसे अपने गरीबों की मदद करें, लेकिन भारत के पास एक पूरी व्यवस्था तैयार थी। दूसरे देश अपने यहां के पोस्ट ऑफिस और बैंक खुलवा रहे थे, तो वहीं भारत महिलाओं के बैंक खातों में सीधे आर्थिक मदद भेज रहा था। भारत में अब तक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए करीब 17.5 लाख करोड़ रुपए सीधे लाभार्थियों के खाते में भेजे जा चुके हैं। इस देश में करप्शन है, पिछले 70 साल से ये सभी जानते थे, सभी मानते थे, लेकिन करप्शन खत्म हो सकता है सरकारी खरीद में, सब्सिडी बांटने में, सरकारी मदद देने में, सिंपल मेथड से, सिंपल टेक्नोलॉजी यूज करके करप्शन मिटाया जा सकता है। यह आइडिया पहली बार नरेंद्र मोदी को आया। सवाल है कि जो किसी ने नहीं सोचा वो हुआ कैसे, मोदी ने ये किया कैसे, मोदी को इसका आइडिया आया कहां से? प्रधानमंत्री के स्पीच को गौर से सुने तो 2014 से लेकर 2017 तक के स्पीच में बार बार एक शब्द आता है, जैम। क्या है ये जैम? 2017 आते आते जैम प्रोजेक्ट क्या सक्सेसफुल हो गया? जैम का फुल फॉर्म है जनधन आधार मोबाइल। जनधन यानी गरीबों का बैंक खाता, आधार यानी हर व्यक्ति की यूनिक आइडेंटिटी और मोबाइल मतलब सबका अपना फोन। मोदी ने जब जैम स्कीम शुरू की तो उनके विरोधी अक्सर व्यंग करते थे कि गरीबों के पास बैंक खाता कहां, गरीबों के पास आधार कार्ड रखने की जगह कहां और गरीबों के पास फोन खरीदने के पैसे कहां। आज हिंदुस्तान के करीब करीब सभी लोगों के पास ये तीनों चीजें हैं। वो 15 अगस्त 2014 का दिन था। लाल किले की प्राचीर पर तिरंगा फहराने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला भाषण। किसी से कोई भी काम लेकर के जाओ तो कहता है इसमें मेरा क्या, वहीं से शुरू करता है, इसमें मेरा क्या। और जब उसको पता चलेगा कि इसमें उसका कुछ नहीं है तो तुरंत बोलता है तो फिर मुझे क्या, ये मेरा क्या और मुझे क्या। इस दायरे से हमें बाहर आना है। हर चीज अपने लिए नहीं होती है।
कुछ चीजें देश के लिए भी हुआ करती है। लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर नरेंद्र मोदी ने अपने पहले भाषण में ही देश के सभी गरीबों को बैंकिंग की मुख्य धारा में लाने के लिए जनधन खाता खुलवाने का ऐलान किया। इस प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से हम देश के गरीब से गरीब लोगों को बैंक अकाउंट की सुविधा से जोड़ना चाहते हैं। आज करोड़ों करोड़ों परिवार हैं जिसके पास मोबाइल फोन तो है लेकिन बैंक अकाउंट नहीं है। यह स्थिति हमें बदलनी है। देश की आर्थिक संसाधन गरीब के काम आए, इसकी शुरुआत यहीं से होती है। यही तो है जो खिड़की खोलता है। और इसलिए प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत जो अकाउंट खोलेगा उसको डेबिट कार्ड दिया जाएगा और डेबिट कार्ड के साथ हर गरीब परिवार को 1 लाख रुपया का बीमा सुनिश्चित कर दिया जाएगा। नरेंद्र मोदी ने सभी सरकारी बैंकों में गरीबों के लिए जीरो बैलेंस खाता खोलने के आदेश दिए। मोदी के ऑर्डर पर खाता खोलने के नियम कानून ढीले किए गए। 28 अगस्त 2014 को मोदी की जनधन स्कीम शुरू हुई तो पहले ही दिन 1.5 करोड़ जनधन खाते खुले, जो आज भी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज है। 2014 तक भारत में सिर्फ 4 करोड़ बैंक खाते थे। अकेले 2014 में मोदी ने 17 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते खुलवाए। आज देश में 43 करोड़ से ज्यादा जनधन खाते हैं, जो गरीब परिवारों के लिए सबसे बड़ा सहारा है। भ्रष्टाचार पर मोदी का प्रहार जन भागीदारी से ताकतवर होता है। इसका पहला प्रयोग नरेंद्र मोदी ने गुजरात में किया था। 1987 में जब मोदी किसी भी पद पर नहीं थे, तब उन्होंने संघ प्रचारक के तौर पर गुजरात में न्याय यात्रा शुरू की थी। 34 साल पहले 1987 में नरेंद्र मोदी गुजरात के हर एक शहर, हर एक गांव में गए। मोदी मजदूरों से मिले और उनको उनके हक के बारे में बताया। मोदी ने बताया कि न्यूनतम मजदूरी कितनी होनी चाहिए और मजदूरों को कितने घंटे काम करने चाहिए। मोदी ने मजदूरों को यह भी बताया कि सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। गुजरात में वो बीजेपी और संघ का पहला आउटरीच प्रोग्राम था, जो जबरदस्त कामयाब हुआ। 27 साल पहले मिले अनुभवों का इस्तेमाल मोदी ने दिल्ली में भी शुरू किया, जब वो 2014 में प्रधानमंत्री बनकर यहां आए। कुछ लोग कहते हैं कि भारत में सरकारी योजनाएं सिर्फ कागज पर चलती हैं, लेकिन मोदी वाली योजनाएं अलग तरह से चलती हैं, क्योंकि उनकी मॉनिटरिंग सीधे प्रधानमंत्री करते हैं। मैं ये विश्वास से मानता हूं, ये मेरा कन्विक्शन है, हमारे देश की समस्याओं की जड़ में ये भ्रष्टाचार दिमक की तरह घुस गया है, सारी व्यवस्था को तबाह कर दिया है। कहीं से तो शुरू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बताइए। मैं भी ये कैसे भाई इतना फैल गया है, कौन कर सकता है, छोड़ो यार, सारी सरकारें आई चली गई, कम से कम हम नहीं करेंगे, ये कह करके मैं भी छूट सकता था। लेकिन मेरी आत्मा कह रही थी कहीं से तो शुरू करो, और मैंने ऊपर से शुरू किया। और ये ऊपर ठीक हो जाएगा ना, तो नीचे तो फिर आप समझ लीजिए भमाभम होने वाला है। और इसलिए, और आपने देखा जिस 4 पीढ़ी उनको नाम लेते ही देश कांपता था। उनकी ताकत ऐसी थी, देश को 18 महीने तक जेल खाना बना दिया था। ये ताकत थी उनकी, कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि 4 पीढ़ी भारत पर राज करने वालों को एक चाय वाला चुनौती दे रहा है।
और आपको पता है ना, आपको पता है ना, वे जमानत पे है। फाइनेंशियल इंक्लूजन करप्शन के विरुद्ध मोदी की लड़ाई का एक पार्ट है। भ्रष्टाचार पर प्रधानमंत्री के जीरो टॉलरेंस का एक और सबूत यह है कि मोदी ने 2014 में प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के अगले ही दिन काले धन पर एसआईटी बनाने का ऐलान कर दिया था। तब के लिहाज से वो बहुत बड़ा कदम था, लेकिन काले धन पर मोदी का सबसे बड़ा हमला होना अभी बाकी था। इसमें करीब 2.5 साल लगे। फिर आया 8 नवंबर 2016। रात 8 बजे प्रधानमंत्री ने सबसे बड़ा ऐलान किया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। नोटबंदी जैसा फैसला होगा, यह किसी के ख्याल में भी नहीं आया था। देश के गरीबों को, मजदूरों को, मिडिल क्लास को, नौकरी पेशा वर्ग को, यहां तक कि घरेलू महिलाओं को भी विश्वास था कि भ्रष्टाचार के दीमक को मारने के लिए यह कड़वी गोली जरूरी है। जब हमने भ्रष्टाचार और काले धन के खिलाफ जिस दिन से सरकार बनी है लड़ाई शुरू की है, एक के बाद एक कदम उठाए, लेकिन 8 नवंबर को रात को 8 बजे हमने एक बहुत बड़ा हमला बोल दिया। जाली नोट, काला धन, भ्रष्टाचार, इसके खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई का बिगुल बजा दिया। और भाइयों बहनों, 125 करोड़ देशवासियों ने इतने कष्ट झेले, इतनी तकलीफ झेली, लेकिन एक पल के लिए मेरा साथ नहीं छोड़ा। उनको भ्रमित करने के प्रयास हुए, उनको डराने के प्रयास हुए, अफवाहों का बाजार गर्म किया गया, लेकिन जिसको अनपढ़ कहते हैं, अशिक्षित कहते हैं, उसकी कॉमन सेंस ने इस बातों में बहकावे में आया बिना देश की भलाई के निर्णय का साथ दिया। नोटबंदी के एक फैसले से कैश में रखा सारा काला धन खत्म हो गया। सारा कैश बैंकिंग सिस्टम में आ गया। टैक्स चोरी पर रोक की शुरुआत हुई। डिजिटल लेन देन से सारा हिसाब किताब मोदी के सामने आने लगा और देश में इनकम टैक्स बेस बढ़ गया। मोदी के दुश्मनों ने नोटबंदी के खिलाफ लोगों को भड़काने की कोशिश की, लेकिन सड़क पर कोई आंदोलन खड़ा नहीं हुआ। इसके बाद संसद में हंगामा करके मोदी के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश की गई, तो प्रधानमंत्री ने संसद में भी मोर्चा संभाला। क्योंकि ये लोग ऐसे हैं कि जिनके खिलाफ हमने एक स्वर से लड़ना ही पड़ेगा। ईमानदार व्यक्ति को ताकत तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि बेईमानों के प्रति कठोरता नहीं बरती जाएगी। और इसलिए इन कदमों का अल्टीमेट लाभ ईमानदार शक्तियों को बल मिलने वाला है। कैश ट्रांजैक्शन, टैक्स चोरी का जुगाड़, डिजिटल ट्रांजैक्शन, पाई पाई का हिसाब। मोदी से पहले के नेताओं को भी यह पता था, लेकिन ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। 2014 के बाद हिंदुस्तान ने अरबों डॉलर के रक्षा सौदे किए। फ्रांस, अमेरिका, रूस, इजराइल, इन सभी देशों से भारत ने हथियार खरीदे और हमने 35,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार दूसरे देशों को बेचे भी। याद कीजिए, पहले जब भी कोई रक्षा सौदा होता था तब माल की डिलीवरी होने से पहले ही दलाली वाली खबर आ जाती थी। अब सौदा भी होता है, एक नंबर में पेमेंट भी होता है
और कोई दलाली भी नहीं लगती। बात किसी एक सेक्टर की नहीं, दुनिया कहती है कि भारत अब करप्शन फ्री बनने की ओर तेजी से कदम बढ़ा रहा है। ये नरेंद्र मोदी ही हैं जिन्होंने वन नेशन वन टैक्स फॉर्मूले के तहत जीएसटी को लागू किया। आधी रात में संसद बुलाकर मोदी ने 1 जुलाई 2017 से देश में जीएसटी लागू करवाया। पिछले 70 साल से इकोनॉमी के 2 बड़े सेक्टर गोल्ड और रियल एस्टेट में कैश में ही काम हो रहा था। मोदी ने इन दोनों को भी जीएसटी के दायरे में लाकर उन पर टैक्स लगाया और कैश में लेन देन की लिमिट बांध दी। गोल्ड और ज्वेलरी के बड़े बड़े कारोबारी मोदी से नाराज हो गए। विपक्ष को उसमें मौका दिखने लगा। उसे लगा कि मोदी बड़े कारोबारियों को नाराज नहीं कर पाएंगे और उनको फैसला वापस लेना होगा। लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसे कारोबारियों को कन्विंस किया और आज ये सेक्टर भी खुशी खुशी 2 नंबर की जगह 1 नंबर पे कारोबार कर रहा है। आज नए भारत में भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, जनता के पैसे की लूट, आतंकवाद, जिस तरह लगाम कसी जा रही है वैसा पहले कभी नहीं हुआ। साथियों, नए भारत में थकने रुकने का सवाल ही पैदा नहीं है। मोदी के दुश्मन अनाप शनाप आरोप चिपकाने की कोशिश में लगे रहते हैं। डायरेक्ट आरोप लगाने के सबूत नहीं मिलते तो इनडायरेक्ट आरोप लगाते हैं। राहुल गांधी बार बार मोदी के मित्रों वाला टेप बजाते हैं, लेकिन मोदी पर ऐसे आरोप चिपकते नहीं। मोदी विरोधियों से भी अकेले में बात करें तो वो यही कहते हैं कि मोदी की ईमानदारी पर शक नहीं करते। 2014 का नारा मोदी ने 2019 में भी रिपीट किया, न खाऊंगा न खाने दूंगा। इस नारे में मोदी ने बस एक शब्द बदला, न खाता हूं न खाने दूंगा। और मेरा तो मंत्र रहा है, न खाऊंगा न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। करप्शन के खिलाफ मोदी की बातें हवा हवाई नहीं है, इसका ठोस ग्राउंड है और 7 साल की कामयाबी का बैकग्राउंड भी है। भ्रष्टाचार के खिलाफ एक्शन से भारत की रैंकिंग सुधरी। 180 देशों की सूची में भारत 2013 में 94वें पायदान पर था। मोदी के एक्शन के बाद 2015 में भारत 76वें पायदान तक पहुंच गया। घूसखोरी में सालाना 10% की कमी आ रही है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में वर्ल्ड बैंक 190 देशों की रैंकिंग बनाता है। 2013 में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 134वें पायदान पर था। 2019 की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में भारत 63वें पायदान पर पहुंच गया। 7 साल में सरकारी एजेंसियों ने भ्रष्टाचार के 41,000 मामलों की जांच की। करीब 100 भ्रष्ट सरकारी अफसर जबरन रिटायर किए गए। मोदी ने 6 लाख से ज्यादा फर्जी या शेल कंपनियों की पहचान करके उनको बंद कराया। प्रधानमंत्री ने दिवालिया कानून को टाइट किया और मनी लॉन्ड्रिंग को मुश्किल बना दिया। मैं कहूंगा मैं भी भ्रष्टाचार पर मोदी की बातें हमेशा कड़क होती हैं। प्रधानमंत्री कड़े फैसले लेते हैं और उसे लागू भी कराते हैं। करप्शन छोटा हो या बड़ा, मोदी कोई ढिलाई नहीं बरतते। इसलिए चुनाव कोई भी हो, आज भी मोदी पर जनता का विश्वास कायम है। इन महामिलावटी लोगों का लक्ष्य अब भी सिर्फ और सिर्फ एक ही है। उनका लक्ष्य क्या है? उनका इरादा क्या है? वो बातें क्या करते हैं? एक ही बात, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। लेकिन भाइयों बहनों, लेकिन मोदी ने आखिर ऐसा क्या किया कि मोदी हटाना इनके लिए सबसे बड़ी मजबूरी बन गया? ये जानना आपके लिए भी जरूरी है। सब कुछ लूटकर, छीनकर, चोरी करके
खाने की ये नीति और नियत इन लोगों में कूट कूट कर भरी है। और साथियों, इन सभी की मास्टर है कांग्रेस पार्टी। भ्रष्टाचार ऐसा जमीन से लेकर हवा तक ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जो कांग्रेस के पंजे के शिकंजे से बच पाया हो। मोदी 20 साल से शासन में हैं, 13 साल वो मुख्यमंत्री रहे और 7 साल से देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन इन 20 सालों में 20 पैसे की चोरी के आरोप भी नरेंद्र मोदी पर नहीं चिपक पाए। टैक्स देने वाले नागरिकों के एक एक पैसे का हिसाब मोदी रखते हैं। इसीलिए तो वो सीना ठोक कर कह पाते हैं, न खाता हूं न खाने दूंगा। भाइयों बहनों, मेरा मंत्र है, न खाता हूं न खाने दूंगा। और इस वक्त शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान एनसीबी दफ्तर में हैं। मुंबई की खिला कोर्ट ने आर्यन खान को एक दिन की एनसीबी कस्टडी में भेजा है। आज रात आर्यन एनसीबी ऑफिस के लॉकअप में रहेंगे और कल दोपहर 2:30 बजे खिला कोर्ट में एनसीबी फिर से पेश करेगी। कल रात से ही आर्यन खान से पूछताछ हो रही थी। आर्यन खान की गिरफ्तारी कहां से हुई, उसके पास से क्या क्या मिला, एनसीबी को क्या क्या बताया। हमारी टीम कल रात से इस पूरे घटनाक्रम पे नजर बनाए हुए है। कल क्रूज पार्टी में क्या हुआ और कल कोर्ट में क्या हो सकता है, पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। एनसीबी ऑफिस में बैठे सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान। क्रूज में बोर्डिंग करते हुए आर्यन खान। एनसीबी की पकड़ में आने के बाद आर्यन खान। एनसीबी की हिरासत के दौरान आर्यन खान। मेडिकल टेस्ट के लिए आर्यन खान को ले जाती एनसीबी। मुंबई की क्रूज पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो खुद एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े को मुसाफिर बनकर सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम देना पड़ा। समंदर में क्रूज में रेव पार्टी चल रही थी जिस पर एनसीबी ने छापा मारा। इसमें 8 लोगों को एनसीबी ने पकड़ा है। इस लिस्ट में 7वें नंबर पर अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का नाम है। आर्यन खान के पकड़े जाने के बाद सोशल मीडिया में अलग अलग थियरी वायरल है। जितने मुंह उतनी बातें हो रही। लेकिन इस पूरे हंगामे के बीच एनसीबी ने क्या क्या बताया, आर्यन खान ने क्या क्या कबूला, सच क्या है, झूठ क्या है, आर्यन खान को फंसाया गया या वो फंस गए। आपको आर्यन खान और एनसीबी दोनों का वर्जन बताएंगे। कैसे रेड की गई, कौन कौन पकड़ा गया, सारी डिटेल देंगे। मगर पहले जानिए आर्यन खान ने इस पूरे घटनाक्रम पर क्या कहा। सूत्रों के मुताबिक आर्यन खान ने ड्रग्स लेने से इनकार किया है। आर्यन ने बताया कि उसे क्रूज पार्टी में बतौर गेस्ट बुलाया गया था। उससे क्रूज में आने के लिए किसी तरह की फीस नहीं ली गई थी और उसका नाम इस्तेमाल करके बाकी लोगों को बुलाया गया। एनसीबी ने शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही इस क्रूज रेव पार्टी में आर्यन खान के साथ 2 अन्य लोगों की भी गिरफ्तारी की है। अब एनसीबी की टीम इस बात की तहकीकात कर रही है कि इस क्रूज रेव पार्टी में आर्यन खान का किस तरह का कितना इन्वॉल्वमेंट था। हालांकि आर्यन खान ने शुरुआती तौर पर हुई पूछताछ में एनसीबी के सामने ये दावा किया कि इस ड्रग्स पार्टी से उनका किसी तरह का कोई संबंध नहीं है और वो बेगुनाह है। लेकिन आर्यन खान का सच क्या है? क्या वो जानबूझकर ड्रग्स पार्टी का हिस्सा बना या आर्यन खान ने ड्रग्स ली थी या फिर शाहरुख खान का बेटा होने की वजह से वो हाईलाइट हुआ? इन सवालों के जवाब के लिए हम एनसीबी के पास पहुंचे। जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े से पूछा, एनसीबी चीफ से भी बात की। पहले सुनिए समीर वानखेड़े ने ऑन द स्पॉट क्या जानकारी दी।
लोगों को इंटरसेप्ट किया है हमने, चलो और उनकी इन्वेस्टिगेशन चालू है अभी कुछ भी कहना इट विल बी वेरी प्रीमेच्योर करूंगा इस बारे में। अभी रिकवरी क्या है, कितनी है? हाँ, ड्रग हैज बीन रिकवर्ड और ये सब मैं नहीं बता पाऊंगा आपको। आई विल प्रॉपर्ली इशू एंड। सर कितने लोगों को ताबीब लिया गया है? 8 से 10 जनों को अभी वी आर इन्वेस्टिगेटिंग। समीर वानखेड़े ने ज्यादा कुछ तो नहीं बताया, लेकिन एनसीबी चीफ, क्रूज पार्टी, आर्यन खान और ड्रग्स पर काफी कुछ बताया और बहुत कुछ इशारों में समझाया। 8 लोगों को हिरासत में लिया गया। उनमें से एक जो है फिल्म स्टार का बेटा है आर्यन खान, उसके ऊपर क्या आरोप है? उसके पास से क्या कुछ ड्रग बरामद हुई है या उसने कंज्यूम की हुई थी? क्या उसका रोल है? देखिए, ये जो स्पेसिफिक सवाल है उसका स्पेसिफिक जवाब तभी मिलेगा जब इन्वेस्टिगेशन और पूछताछ खत्म हो जाएगी। और जहां तक किसका बेटा होने का सवाल है उस पर भी ये जवाब तभी मिलेगा जब इन्वेस्टिगेशन और आगे बढ़ेगा। लेकिन ये तय है कि हमने जो लिस्ट शेयर किए हैं वो लिस्ट वेरीफाइड नेम्स हैं और वो लिस्ट पब्लिक डोमेन में हम लोगों ने शेयर कर लिया है। और दूसरी बात यह है कि मैंने इस बात को बार बार रखा है एनसीबी टीम से भी जब हम लोग आपस में स्ट्रैटेजी करते हैं, वो ये कि भाई ड्रग का जो मामला है उसमें बहुत ओहदे वाले लोग भी पकड़े जाते हैं और बहुत गरीब लोग भी पकड़े जाते हैं और दोनों क्षेत्र में हम लोगों को कार्रवाई जो है बहुत सोच विचार करके करनी चाहिए। लेकिन उसमें सोच विचार में एक ही पैमाना होना चाहिए क्योंकि निष्पक्ष रूप से और विदाउट फियर और फेवर कार्रवाई करनी हो। आरोपियों ने जिन लोगों को आपने डिटेन किया है, अगर स्पेसिफिक बात करूं तो आर्यन खान के बारे में भी लोग जानना चाहते हैं, लेकिन 8 आरोपियों की भी बात करें तो क्या कुछ इन्होंने बताया और इनके ऊपर आरोप क्या है? कितनी इनके पास से ड्रग की मात्रा बरामद हुई? दोनों ही प्रश्न अभी फिलहाल हम लोग जवाब में नहीं दे पाएंगे स्पेसिफिक, लेकिन इतना जनरली मैं बता सकता हूं कि उन्होंने अपने बातों में और भी लिंक्स के बारे में बताया है और उनके जो फोन्स हैं उसको भी हम लोग खंगाल रहे हैं और वहां से भी लिंक्स मिलने की पूरी उम्मीद है। और जैसे ही ये लिंक्स पुख्ता हो जाएंगे और वेरीफाइबल हो जाएंगे हम लोग आगे की कार्रवाई भी करेंगे। बतौर जो है उसको गेस्ट बुलाया गया था या फिर पहले से ही उसने टिकट वगैरह परचेज वगैरह की हुई थी? क्या ये डिटेल्स इन्वेस्टिगेशन का मामला, ये जब इन्वेस्टिगेशन सामने आएगा तो ये शेयर हम लोग कर लेंगे। करीब 10 घंटे की पूछताछ के बाद एनसीबी ने इस केस में बड़ी कार्रवाई की। एनसीबी ने आर्यन खान, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा को गिरफ्तार किया है। एनसीबी ने एनडीपीएस सेक्शन 8C, 20B, 27 के तहत ये गिरफ्तारियां की हैं। एनडीपीएस की ये सेक्शन क्या है और कैसे मुश्किल खड़ी कर सकते हैं, ये जानना भी जरूरी है। नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 ड्रग्स संबंधित एक कठोर कानून है। इसकी धारा 27 के तहत अगर कोई नारकोटिक ड्रग्स यानी नशीले पदार्थ का सेवन करता है तो यह भी दंडनीय अपराध है। इस धारा के क्लॉज ए के मुताबिक सरकार द्वारा प्रतिबंधित कोकीन, मॉर्फिन जैसे नारकोटिक ड्रग्स का सेवन करने का दोषी पाए जाने पर 1 साल जेल या 20,000 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों एक साथ सजा के तौर पर दिए जा सकते हैं। सेक्शन 8C तब लगती है जब प्रतिबंधित ड्रग्स को खरीदा, बेचा और सेवन किया जाता है। धारा 20 में क्लास 2 के बी में कहा गया है, अगर किसी व्यक्ति के पास अधिक प्रतिबंधित नशीला पदार्थ पाया जाता है तो ऐसे व्यक्ति को 10 साल तक की जेल हो सकती है और 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस एक्ट के तहत पुलिस भी कार्रवाई कर सकती है। एनसीबी ने बताया है कि आर्यन खान के साथ गिरफ्तार 3 लोगों से पूछताछ में कई अहम जानकारियां मिली हैं जो एनसीबी के आगे के जांच के लिए काफी काम आने वाली हैं। वहीं आर्यन खान समेत बाकी के गिरफ्तार 2 लोगों के फोन भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे जाएंगे। एनसीबी को उम्मीद है कि फोन जांच से काफी अहम सबूत उनके हाथ लगेंगे। वहीं आपको बता दें कि क्रूज ड्रग्स पार्टी की जांच 1-2 दिन या 1-2 हफ्ते नहीं बल्कि कई महीनों तक चलने वाली है। ये आर्यन खान की गिरफ्तारी का मेमो है जिसमें आर्यन खान की गिरफ्तारी कितने बजे हुई, क्यों हुई, आर्यन खान के पास से क्या क्या मिला, सारी डिटेल मेंशन है। मेमो में लिखा है 13 ग्राम कोकेन, 5 ग्राम एमडी, 21 ग्राम चरस, एमडीएमए की 22 गोलियां और 1,33,000 रुपए बरामद किए।
और इस मेमो के नीचे लेफ्ट साइड में आर्यन खान का कबूलनामा है। आर्यन ने लिखा है, मैं अपनी गिरफ्तारी की वजह समझता हूं और इसके बारे में मैंने अपने परिवार को बता दिया है। आर्यन खान के दस्तखत हैं और 3 अक्टूबर की तारीख। एनसीबी ने आर्यन खान को पहले हिरासत में लिया, फिर कई घंटे पूछताछ हुई और फिर गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद से आर्यन खान सोशल मीडिया में ट्रेंड करने लगे। #रेव पार्टी सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर आर्यन खान सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहे थे। सबसे ज्यादा चर्चा आर्यन खान पर ही हो रही है। अलग अलग हेडलाइन बनने लगी, अलग अलग खबरें वायरल होने लगी। कुछ आर्यन खान के विरोध में उतर आए तो फिल्म स्टार सुनील शेट्टी ने आर्यन खान पर अपना स्टैंड रखा। जब एक जगह रेड होती है तो बहुत सारे लोगों को ले लेते हैं। हम अज्यूम करते हैं कि इस बच्चे ने कंज्यूम किया, इस बच्चे ने ये किया। आई थिंक प्रोसेस चालू है। लेट्स गिव दैट चाइल्ड अ ब्रीदर। हमेशा बॉलीवुड पे जब हमारी इंडस्ट्री की कुछ भी होती है तो हर एक चीज पे मीडिया टूट पड़ती है, हर एक को समझती है कि ये वैसा ही होगा। गिव द चाइल्ड एन अपॉर्चुनिटी to report. Let the real reports come out. You know, till then बच्चा है। लेकिन क्रूज ड्रग्स पार्टी में आर्यन खान की मौजूदगी और फिर गिरफ्तारी, बहुत से सवाल उठ रहे हैं जो लंबे वक्त तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। पिछले 24 घंटे में आर्यन खान की जिंदगी में क्या क्या ट्विस्ट आया, उसकी टाइमलाइन देखिए। शनिवार की रात 10 बजे आर्यन खान को हिरासत में लिया गया। दोपहर 3 बजे तक पूछताछ होती रही। शाम 4 बजे एनसीबी ने गिरफ्तार किया। शाम 4:05 पर मेडिकल जांच के लिए ले जाया गया। शाम 4:30 पर एनसीबी दफ्तर वापस आए। शाम 6:45 पर किला कोर्ट ले जाया गया और 7 बजे किला कोर्ट के अंदर सुनवाई शुरू हुई। आर्यन खान को कस्टडी लेने के बाद एनसीबी की टीम कोर्ट से लेकर जा रही है। आप देखें यहाँ पर तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से एनसीबी की ने कोर्ट से 1 दिन की कस्टडी ली है ताकि पूछताछ किया जा सके कि आखिर में किस तरह से जो है ये ड्रग्स पार्टी रखी गई थी, कौन कौन से लोग शामिल थे। और उसके बाद में यहाँ पर मुंबई के किला कोर्ट से एनसीबी की जो टीम है वो आर्यन खान, मुनमुन और उनके दूसरे साथी अरबाज को लेकर यहाँ से निकली है। और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है कस्टडी मांगी गई थी। हालांकि 2 दिन की कस्टडी मांगी गई थी, लेकिन कोर्ट ने 1 ही दिन की कस्टडी मंजूर की और उसकी वजह चूंकि बचाव पक्ष ने ये रखी थी, कोई स्पेसिफिक जानकारी कोर्ट में रिमांड कॉपी में नहीं दी गई कि किस तरह से कितनी रिकवरी पर्टिकुलर एक शख्स से की गई। और यही वजह थी कि इस पूरे मामले में आखिरकार जज ने सिर्फ 1 दिन की कस्टडी दी। कैमरामैन सागर के साथ राजीव सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।